हेलो बच्चों, आपका जो टॉपिक वाइज टेस्ट है दैट इज़ टेस्ट 4, उसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपका ये फिजिक्स वाला पार्ट है। इसमें देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें बोला जा रहा है कि अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस कैन एक्वायर रैंडम शेप। तो बोला जा रहा है कि कोई भी रैंडम शेप एक्वायर कर सकता है। तो ये गलत बात है, ठीक है। जो भी शेप एक्वायर करेगा दैट इज स्फीयर ना, क्योंकि सरफेस टेंशन चाहेगा कि जो सरफेस एरिया रहे वो मिनिमम रहे, और मिनिमम सरफेस एरिया होता है आपका स्फीयर का। तो जो पूरा लिक्विड रहेगा ग्रेविटी फ्री स्पेस में वो धीरे धीरे स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। सेकेंड वन इज, आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो सरफेस टेंशन वो डिक्रीज करेगा। एंड थर्ड वन इज द shearing फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द shear स्ट्रेन। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। जो थर्ड वाला जो ये स्टेटमेंट है ये करेक्ट है ना, बिकॉज जो shear स्ट्रेस होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द shear स्ट्रेन। हाँ, तो जो फोर्स होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल आएगा। एंड लास्ट वन इज स्ट्रीम लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। तो जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है उसमें जो स्ट्रीम लाइन्स होते हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर इंटरसेक्ट किए तो एक ही पॉइंट पर दो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, दो डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा, तो जो कि नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसमें देखिए ऐसा कुछ एक सोप फिल्म है और एक यहाँ पर कुछ वेट वगैरह सस्पेंड किया गया है। तो हमारे पास इक्वेशन होगा, ये जो वायर दिख रहा है इस वायर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए mg, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो लिक्विड फोर्स लगाएगा दैट इज 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बोला जा रहा है कि इतने रेडियस का एक ड्रॉप है, उसको ब्रेक किया जा रहा है इनटू 1000 ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो एक वॉल्यूम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख देंगे, यहाँ से जो स्मॉलर ड्रॉप्स बनेंगे उनका रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो बाद में एक स्फीयर बनेगा उसका सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, और ऐसे 1000 स्फीयर्स हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल बाद का सरफेस पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। इसमें से इनिशियल वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड सब डाटा पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेजी फोर्सेस आर 1.5 टाइम्स ऑफ एडहेसिव फोर्सेस। बोला जा रहा है कि जो क्वेजी फोर्स है वो 1.5 टाइम्स है ऑफ द एडहेसिव फोर्स। दैट मीन्स क्वेजी फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गया एडहेसिव फोर्स से। अगर ऐसा होता है तो जो लिक्विड रहता है वो लेवल कैपिलरी ट्यूब में फॉल करता है, ठीक है, एंड जो सरफेस बनता है दैट इज कॉन्वेक्स। हाँ, और अगर एडहेसिव फोर्स अगर ज़्यादा रहता है तो राइज करता है, एंड जो भी सरफेस बनेगा दैट इज जो भी मिनिस्कस बनेगा तब वो कॉनकेव होगा, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया। एंड इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन और लिक्विड का डिक्रीज कर जाता है। एंड थर्ड वन इज प्रेशर एट द कॉनकेव साइड। जिधर कॉनकेव साइड रहता है उधर प्रेशर ज़्यादा रहता है, और जिधर जब सरफेस हम लोग क्रॉस करते हैं तो बोलते हैं कि प्रेशर डिक्रीज किया। कॉनकेव से जब कॉन्वेक्स साइड जाते हैं तो बोलते हैं कि प्रेशर डिक्रीज किया। एक सरफेस है तो 2s/r से। और डिटर्जेंट जब ऐड कर देंगे तो सरफेस टेंशन दैट इज सो डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो हम लोग मेजर करते हैं वो इनसाइड द लिक्विड मेजर करते हैं। इसमें बोला गया है कि आउटसाइड, तो ये इनकरेक्ट हुआ। एंड सेकंड स्टेटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम जो होता है वो आइडियल फ्लूइड के लिए होता है ना, दैट इज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। ये डिटर्जेंट के बारे में ये सही है, ठीक है। सो आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, देखो इसमें जो हाइट होता है जो लिक्विड राइज करेगा उसमें हाइट के लिए फॉर्मूला होता है। और हम लोग ऐसे बात किए थे कि किसी एक पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के लिए आप रेडियस ऑफ अगर ट्यूब चेंज कर रहे हैं, सपोज करो एक ट्यूब है ऑफ रेडियस r, दूसरा ट्यूब है ऑफ रेडियस 2r, थर्ड है ऑफ रेडियस 3r, और एक ही मटेरियल के सारे ट्यूब्स हैं, तो जो कांटेक्ट एंगल होगा वो नॉर्मल कंडीशन में कांटेक्ट एंगल चेंज नहीं करेगा, ठीक है। कांटेक्ट एंगल ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, तो कांटेक्ट एंगल उतना ही रखना है। एंड जो वॉल्यूम होगा दैट इज हाइट इनटू जो एरिया ऑफ द ट्यूब होगा दैट इज पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से दिख रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, एंगल वगैरह चेंज नहीं करेगा, ठीक है।
तो जब आप ट्यूब का रेडियस 2 टाइम्स करोगे तो ऑब्वियसली हाइट हाफ होगा, लेकिन जो वॉल्यूम बनेगा वॉल्यूम बिकम्स 2 टाइम्स। तो जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो राइज करेगा वो 2 टाइम्स हो गया, दैट मीन्स जो मास होना चाहिए वो भी 2 टाइम्स होना चाहिए ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दैट इज मास। तो इसमें देख लो जो होल्स क्रिएट किए गए हैं उनका एक का एरिया दैट इज स्मॉल ए और ऐसे n होल्स हैं, तो जो टोटल एरिया होगा दैट इज n इंटू ए, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। टोटल एरिया जो बाद में होगा दैट इज n इंटू ए इंटू फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर लिखा गया है कि एक होल से कितना लिक्विड बाहर की तरफ मूव करेगा इंटू n टाइम्स, ठीक है। तो टोटल कितना लिक्विड बाहर की तरफ मूव करेगा, वॉल्यूम फ्लोइंग आउट ऑफ द ट्यूब पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल्स टू द जो भी वॉल्यूम फ्लो कर रहा है इन द ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर देखो एयर का स्पीड दिया गया है, ठीक है, और प्लेन के जस्ट बिलो वाले पॉइंट पर दिया गया है एंड जस्ट एबव वाले पॉइंट पर दिया गया है। तो एबव वाले पॉइंट पर स्पीड ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रेशर कम होगा, बिलो वाले पॉइंट पर स्पीड कम है, दैट मीन्स प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा दैट इज प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी इंटू एरिया। यहाँ पर हम लोग बर्नौली इक्वेशन लिख लेंगे, हाइट वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज डेंसिटी ऑफ द एयर बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है, तो रोज एच वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से आपका डेल्टा पी पता चलेगा, डेल्टा पी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज इक्वल्स टू द mg। अपवर्ड डायरेक्शन में जो डेल्टा पी इंटू एरिया फोर्स आएगा वो mg के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर देख लो ये जो 2 विंग्स है ना, तो एरिया आपको जो भी दिया गया है ईच ऑफ 2 विंग्स हैज एन एरिया इतना, तो जब एरिया का वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला जा रहा है कि जब ट्यूब है, जब सफिशिएंट हाइट है ट्यूब का, जब सफिशिएंट लेंथ है एबव द लिक्विड, तो लिक्विड राइज किया अप टू हाइट 6 सेंटीमीटर एंड बाद में बोला जा रहा है कि जो ट्यूब है उसका लेंथ सफिशिएंट नहीं है एबव द लिक्विड, ये इनसफिशिएंट है। तो हम लोग बोले थे कि जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है एंड जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है ये रीएडजस्ट करता है इस तरीके से कि लिक्विड बाहर की तरफ न फ्लो करे, ठीक है, आउट ऑफ द ट्यूब न फ्लो करे। तो इसको डेराइव करते हैं हम लोग, हमारे पास जो भी रिलेशन आता है दैट इज पहले जो भी हाइट का वैल्यू था दैट डिवाइडेड बाई पहले जो भी कॉस थीटा था इक्वल्स टू बाद में जो इनसफिशिएंट हाइट है दिस डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा डैश। थीटा डैश इज जो भी रीएडजस्टेड एंगल रहेगा ना, कॉन्टैक्ट एंगल। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो एयर में इतना वेट मेजर किया गया है एंड लिक्विड में इतना वेट मेजर किया गया है, तो बॉइंट फोर्स कितना होगा? बॉइंट फोर्स जितना होता है उतने ही अमाउंट से ये जो रीडिंग होता है वो कम होता है, तो दैट इज बॉइंट फोर्स इज 1 न्यूटन एंड डेंसिटी इसका पता है, सपोज करो वॉल्यूम इज v, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v इंटू डेंसिटी इंटू g, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू g, ये बॉइंट फोर्स आ गया। तो v रो g का जो वैल्यू आ रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g, यहाँ से 0.5 को इधर भेजेंगे दैट इज 2 न्यूटन। अब जब वाटर में मेजर करेंगे तो एयर में जो भी वेट मेजर होगा दैट इज ट्रू वेट, तो ट्रू वेट इसका कितना है दैट इज 10 न्यूटन और बॉइंट फोर्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज जो वाटर होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में बॉइंट फोर्स लगाएगा, तो 10 - 2 दैट इज 8, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देख लो यहाँ पर जो फ्लो वेलोसिटी कम है, यहाँ पर फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा फ्लो वेलोसिटी इसलिए यहाँ पर प्रेशर कम होगा, इसमें कम राइज करेगा। फ्लो वेलोसिटी यहाँ पर कम है इसलिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर ज़्यादा राइज करेगा एंड जो भी प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए दैट इज रो जी एच, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार बर्नौली इक्वेशन लिख लेंगे और सेकेंड टाइम लिख लेंगे कि जो भी प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए दैट इज रो जी एच एंड यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होता है, कितने स्पीड से लिक्विड आउटसाइड मूव कर रहा है, ये बस इस बात पे डिपेंड करता है कि ओरिफिस जो है ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से कितने डेप्थ पर है, कितने नीचे है। तो दिस हाइट इज 2 मीटर, तो जो स्पीड आएगा आउटसाइड ये होना चाहिए दैट इज √2gh एंड स्पीड इनटू कितना टाइम लगेगा ये फर्दर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में। तो किसी पार्टिकल को अगर हॉरिजॉन्टली फेंक देते हैं तो वो h हाइट अगर नीचे फॉल करता है तो टाइम टेकन इज √2h/g, तो स्पीड इंटू x डायरेक्शन का स्पीड इंटू टाइम। क्वेश्चन नंबर दिस इज 13, तो आपसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा जा रहा है। टर्मिनल स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है, आप इसमें सब डाटा पुट करो एंड सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज करता है बिकॉज
जो विस्कोसिटी इन लिक्विड होता है ये कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है, एंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर जाता है। सेकेंड वन इज विस्कोसिटी इन गैसेस। तो गैसेस में जो विस्कस फोर्स के लिए जो डोमिनेटिंग क्राइटेरिया रहता है दैट इज मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, और जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज ज़्यादा होगा इन गैसेस, इसलिए विस्कोसिटी इन गैसेस इंक्रीज करता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस सब डिक्रीज करता है। 15 तो जब रेन ड्रॉप्स जब सरफेस के पास पहुंचते हैं, अर्थ सरफेस के पास, क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो ऑलमोस्ट उनका भी स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, और वो भी टर्मिनल स्पीड से मूव करते हैं। दैट इज उनका जो भी कांस्टेंट स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए रेडियस का स्क्वायर ना, रेडियस ऑफ द ड्रॉप का स्क्वायर। तो यहाँ पर n ड्रॉप्स अगर मिल रहे हैं तो फाइनली जो ड्रॉप बना रहे होंगे उनका रेडियस ऐसा होना चाहिए, दैट इज n⁻⁴ r, एंड बाद में जो फाइनली जो ड्रॉप बनेगा ज़्यादा रेडियस का, उसका जो टर्मिनल स्पीड होगा वो जो कैपिटल R होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो v डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर। तो आना चाहिए n⁻²/3 और r स्क्वायर रेशियो वगैरह लिखेंगे तो r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा आपका पहले वाला स्पीड, तो जो पहले वाला स्पीड होगा इंटू n⁻²/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें बोला जा रहा है कि have the same value of surface tension to the same height। तो h का वैल्यू भी इक्वल है एंड सरफेस टेंशन का वैल्यू भी इक्वल है टू आइडेंटिकल कैपिलरीज, मींस r का जो वैल्यू है ये भी इक्वल है। तो cos थीटा डिवाइडेड बाई रो पर डिपेंड करेगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसके लिए cos थीटा का वैल्यू भी ज़्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स उसके लिए थीटा का वैल्यू कम होना चाहिए। तो ρ1 ज़्यादा है, दैट मीन्स cos थीटा का वैल्यू कम होगा, इसका मतलब कि जो ρ1 का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो cos थीटा का वैल्यू कैसा होना चाहिए, ये भी ज़्यादा होना चाहिए, एंड θ1 कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आपका इस तरीके से ये आंसर होगा, ठीक है। जिसके लिए डेंसिटी ज़्यादा होगा उसके लिए cos थीटा ज़्यादा होगा, उसके लिए थीटा का वैल्यू कम होगा। तो ρ1 ज़्यादा है, इसका मतलब जो θ1 होगा वो कम होगा। और अपने को पता है कि अगर राइज करता है तो जो भी कॉन्टेक्ट एंगल होता है ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। और अगर लेवल अगर फॉल करता है इन द कैपिलरी ट्यूब तब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला जा रहा है कि इन द ट्यूब कितना प्रेशर अप्लाई किया जाए कि यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल बबल का फॉर्मेशन हो, ठीक है। सपोज करो ए वाले पॉइंट पर प्रेशर इज P, दैट इज ए वाले पॉइंट पर प्रेशर लिख दिया गया है, एंड यहाँ से जब सरफेस क्रॉस करेंगे तो जिधर कॉन्केव साइड है दैट मीन्स एट पॉइंट ए पॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर होगा, बी पॉइंट पर कम प्रेशर होगा। तो जब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो -2s/r लिखेंगे, तो PA -2s/r, दिस इज प्रेशर एट पॉइंट बी, एंड बी पॉइंट पर जो प्रेशर होना चाहिए दैट इज P0 + ρgh, P0 + ρgh, 2s/r को इधर लेकर के जाएंगे, दैट इज P0 + ρgh + 2s/r। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस ना, मैक्सिमम कितना स्ट्रेस वियर कर सकता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, इसी का मैक्सिमम वैल्यू। तो बोला जा रहा है कि जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है, रॉड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर जब आपका 2 सेंटीमीटर है तो इतना फोर्स मैक्सिमम अप्लाई हो रहा है। बोला जा रहा है कि रेडियस जब 2 सेंटीमीटर कर दिए, रेडियस 2 सेंटीमीटर मतलब डायमीटर बिकम्स 4 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस है 2 टाइम्स कर दिया गया, मतलब एरिया कितना कर दिया गया, 4 टाइम्स, एरिया 4 टाइम्स कर दिया गया, तो जो भी मैक्सिमम फोर्स होगा ये भी 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो आपका हिसाब से थर्ड वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, देख लो इसको, 2 रॉड्स हैं एंड इक्वल एरिया है और इसको खींचा जा रहा है F फोर्स से, ठीक है। और बोला जा रहा है कि नेट जो इलोंगेशन है दैट इज 0.7 मिलीमीटर। तो इसमें लिख लेंगे इलोंगेशन, दैट इज इसमें जो भी फोर्स लग रहा है तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यंग्स मॉडुलस, इसमें इलोंगेशन डिवाइडेड बाई इसका लेंथ, और इसमें जो भी इलोंगेशन होना चाहिए फोर्स अपॉन एरिया यंग्स मॉडुलस, इसमें इलोंगेशन डिवाइडेड बाई इसका लेंथ, ठीक है। और दोनों इलोंगेशन को ऐड कर देंगे तो आपका डेल्टा एक्स नेट इलोंगेशन मिलना चाहिए। इसमें सब डाटा पुट कर देंगे एंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यंग्स मॉडुलस ऑफ द रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्टील। तो स्टील का ज़्यादा होता है ना, ठीक है, मेटल्स का ज़्यादा होता है यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स
शियर मॉडुलस। जब हम लोग किसी कॉइल को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें टॉर्सन आता है, तो टॉर्सन मॉडुलस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज शियर मॉडुलस। मेटल्स हैव लार्जर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस देन इलास्टोमर्स, ये भी ठीक है। एंड थर्ड वन इज यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड्स वेयर बल्क मॉडुलस इज रिलेवेंट फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तो ये ठीक है। बल्क मॉडुलस सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए होता है। एंड यंग्स मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी केवल सॉलिड के लिए होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिक्विड वगैरह के लिए नहीं होता है, आइडियल फ्लूइड के लिए नहीं होता है, ठीक है। एंड आपका फोर्थ वाला आंसर हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, पी एंड क्यू अगर बहुत ज़्यादा अपार्ट रहते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, मतलब पी पॉइंट के बाद अगर फर्दर बहुत ढेर सारा स्ट्रेन अगर प्रोड्यूस हो रहा है मटेरियल में, देन द मटेरियल इज डक्टाइल। तो एक्स वाला मटेरियल इज डक्टाइल एंड वाई वाला जो मटेरियल है दैट इज ब्रिटल। एंड स्लोप से देख सकते हैं कि जो एक्स वाला मटेरियल इसका स्लोप ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 में बोला जा रहा है कि कोई एक पार्टिकल इसको सस्पेंड किया जा रहा है एंड ये एंगुलर वेलोसिटी इतने से मूव कर रहा है। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होगा तो टेंशन फोर्स mg, तो टेंशन माइनस mg इज m r ओमेगा स्क्वायर, तो t की वैल्यू आपका आएगा mg प्लस m r ओमेगा स्क्वायर। t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सब ला करके पुट करेंगे एंड एलोंगेशन कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, इसमें देख लो सब डाटा वगैरह सब कुछ गिवन है। आपका इसका जो लेटरल शिफ्ट होता है, जो ये ऊपर वाला सरफेस है कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 24, तो बल्क मॉडुलस इज चेंज इन प्रेशर, ठीक है। हम लोग चेंज इन वॉल्यूम मेजर करते हैं करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन प्रेशर, तो जितने से प्रेशर चेंज करेंगे करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर सब डाटा पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसमें देखो बोला जा रहा है कि एक ट्यूब है ना और इसमें मरकरी कॉलम है और मरकरी कॉलम बैलेंस्ड है, दोनों साइड मरकरी का जितना लेंथ है वो इक्वल है और इसको इक्वल रखा जा रहा है कि एक साइड लिक्विड रखा हुआ है दैट इज वाटर, दूसरे साइड रखा गया दैट इज स्पिरिट। तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इज 10 सेंटीमीटर एंड स्पिरिट जो है उसका लेंथ इतना है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग को ये रिलेशन मिलेगा कि वाटर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उतना ही प्रेशर स्पिरिट को एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रिलेशन ये हो गया, ठीक है। यहाँ से स्पिरिट का हम लोग डेंसिटी वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। एंड सेकंड टाइम बोला जा रहा है कि वाटर साइड ऐड किया गया है 18.8 एंड जो स्पिरिट है उधर ऐड किया गया दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो किसी एक साइड जो होगा मरकरी शिफ्ट करेगा, किसी एक साइड मरकरी का लेवल राइज होगा और दूसरे साइड कम होगा। तो मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि जो स्पिरिट है उधर जो मरकरी का लेवल होगा वो राइज करेगा और जो वाटर है इधर लेवल कम होगा, ठीक है। और इनके बीच में जो लेवल डिफरेंस है दैट इज h। तो स्पिरिट वाला कितना कॉलम जो भी है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा प्लस मरकरी वाला कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक्स्ट्रा जो मरकरी है दैट इज इक्वल टू द वाटर कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रेशर है। तो वाटर वाला नया वाला प्रेशर दैट इज इक्वल टू द स्पिरिट वाला प्रेशर प्लस जो भी डिफरेंस आया हाइट में है ना मरकरी का उसका प्रेशर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एच का वैल्यू इज 1/2 सेंटीमीटर दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, अगर एक पीस ऑफ पेपर को अगर आपको हॉरिजॉन्टली रखना है, ठीक है, यू शुड ब्लो अंडर नॉट ओवर इट। अगर आप उस पेपर के बिलो वाले पॉइंट पर अगर वेलोसिटी दे दिए ना, एयर का अगर वेलोसिटी हो गया बिलो वाले पॉइंट पर, तो बिलो वाले पॉइंट पर प्रेशर कम हो जाएगा ना, बिकॉज वेलोसिटी ज़्यादा है प्रेशर कम होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन से फोर्स आएगा। और अगर किसी पीस ऑफ पेपर को आपको अगर हॉरिजॉन्टली रखना है तो उसके ऊपर अब जो एयर है उसको वेलोसिटी दो ताकि ऊपर प्रेशर कम रहे नीचे प्रेशर ज़्यादा रहे, तो फोर्स आए ना प्रेशर इंटू एरिया और वो mg को बैलेंस कर दे, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। द जेट ऑफ द वाटर थ्रू द ओपनिंग ट्यूब बिटवीन द फिंगर्स। हाँ तो ठीक है, जब आप उसको फिंगर से जब उसको टैप को बंद करते हैं तो एरिया कम होता है, ठीक है, तो वहाँ से फ्लो वेलोसिटी बढ़ जाता है। एंड थर्ड वन ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो सिरिंज वगैरह रहता है तो उसमें होता है ना कि आप जैसे उसमें प्रेशर सपोज करो उसमें कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना, तो आपके पास उसमें जो रिलेशन होगा जो भी इसमें फ्लो होगा
जो सिरिंज के अंदर जो फ्लो होगा उसके लिए आप कैसा एक्सप्रेशन लिखोगे, जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, सपोज करो दैट प्रेशर इज P प्लस हाइट वाला जो भी टर्म होगा प्लस रो V स्क्वायर, हाफ रो V स्क्वायर, तो जो वेलोसिटी वाला टर्म है उसका स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि जो निडल है अगर उसका एरिया अगर चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग V स्क्वायर आएगा ना। तो जो निडल का अगर साइज एडजस्ट करते हैं तो जो प्रेशर में जो भी फ्लो है उसमें जो वेरिएशन होगा वो ज़्यादा कंट्रोल होगा एज कंपेयर टू द जो थंब से प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई अगर बॉल अगर स्पिन कर रहा है दैट मीन्स वो मूव भी कर रहा है v वेलोसिटी से एंड रोटेट भी कर रहा है ना, तो उसके अराउंड जो होगा एयर का जो वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा, एक साइड दूसरे साइड वो डिफरेंट होगा। तो वहां पर बर्नौली प्रिंसिपल के थ्रू एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और एक और फोर्स आ जाएगा। अगर केवल mg फोर्स रहता तो पाथ कैसा होता, दैट इज पैराबोलिक, ठीक है। तो अभी पैराबोलिक नहीं होगा, स्पिन कर रहा है तो बॉल के अराउंड प्रेशर डिफरेंस होगा एंड करस्पॉन्डिंग जैसा स्पिन है उसके अकॉर्डिंग आपका कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और उसके हिसाब से फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि पाथ आपका पैराबोलिक हो। क्वेश्चन नंबर 27, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल लिक्विड बबल इज P0 प्लस 4s/r, बट एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं दैट इज P माइनस P0, तो 4s/r। और इसमें बोला जा रहा है कि सो बबल इज डबल दैट इन द अदर वन, तो एक में जो एक्सेस प्रेशर है दूसरे का 2 टाइम्स है, मतलब पहले वाले में जो रेडियस होगा दैट इज हाफ होगा, ठीक है। तो पहले वाला जो बबल है उसका रेडियस का जो रेशियो है दूसरे वाले बबल से दैट इज 1/2, वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा आपका 1:8। क्वेश्चन नंबर 28, आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। जो इलोंगेशन होता है दैट इज फोर्स लेंथ एरिया यंग्स मॉडुलस, एंड अगर फोर्स अप्लाइड इक्वल है एंड मटेरियल भी अगर सेम है तो देख लो इसका जो भी रेशियो आना चाहिए इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और लेंथ के रेशियो दिया है एंड एरिया के रेशियो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ये पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें वायर इज स्ट्रेच्ड बाई 2%, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इज 2, ठीक है। तो डेल्टा एल बाई एल मतलब स्ट्रेन पता चल गया, स्ट्रेन को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रेस पता चल जाएगा, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। बी पार्ट, टेंसाइल फोर्स एक्ट ऑन द एरिया ऑफ दिस, द फोर्स डबल देन लेंथ ऑफ द वायर, दिस फोर्स डबल द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर 2 टाइम्स हो गया, इसका मतलब अगर लेंथ अगर स्मॉल एल है तो दैट इज इलोंगेशन भी स्मॉल एल होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू इज 1, डेल्टा एल बाई एल इंटू वाई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। सब डाटा पुट कर देंगे तो यंग्स मॉडुलस पता चल जाएगा। अ स्फीयर डिक्रीजेस इन वॉल्यूम बाई दिस परसेंटेज, द प्रेशर इज इतना, बल्क मॉडुलस इज डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V, एंड डेल्टा V बाई V इंटू 100 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, डेल्टा V बाई V कैलकुलेट कर लेंगे, सब इसमें डाटा पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि ईच ऑफ द क्रॉस सेक्शन ना, ठीक है, ईच ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो एक क्रॉस सेक्शन के एरिया इतना दिया हुआ है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आया कि नहीं, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो mg डिवाइडेड बाई एरिया एंड टोटल एरिया लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो गया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा रॉड के परपेंडिकुलर ml²/12, और इसको शिफ्ट करना है इंड से डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज a/3, तो जो सेंटर से डिस्टेंस होगा दैट इज a/6, तो आप इसको लिखोगे आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर दैट इज m इंटू के स्क्वायर, तो यहाँ से k की वैल्यू पता चल जाना चाहिए दैट इज a/3। क्वेश्चन नंबर 32, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा दैट इज 2m इंटू जो भी टोटल लेंथ था, तो 2m इंटू 2l डिवाइडेड बाई 3m, तो सॉल्व करेंगे तो 4m/3, ये हो गया R1, ये हो गया R2, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, m इंटू 4l/3 इसका स्क्वायर प्लस 2m इंटू 2l/3 इसका स्क्वायर, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33, तो इसमें इस तरीके से डिस्क को अरेंज करके रखा गया है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द मीडियन,
तो मीडियन होता है आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है पूरे सिस्टम का। तो किसी एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस इसी प्लेन में लाई कर रहा हो, दैट इज mr²/4। ऐसे एक्सिस रहता है दैट इज mr²/2, और ऐसे एक्सिस है तो mr²/4। तो mr²/4 प्लस इसको शिफ्ट करेंगे mr², ठीक है, md²। तो mr²/4 प्लस mr², इसी का जितना होगा उतना ही इसका भी होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों डिस्क का हो गया, प्लस ये तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर ही रहा है, तो mr²/4 प्लस दिस थिंग, एंड इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका 4th वाला ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34। तो आइडियल लीवरेज सिस्टम लाइट रॉड मेंटेन मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसमें होता है आपका कि जो भी एफर्ट है ना, जो भी एफर्ट वाला जो डिस्टेंस है, जहाँ जिस पॉइंट पर हिंज है वहाँ से एफर्ट वाले पॉइंट का डिस्टेंस एंड और वहाँ से जो लोड वाले पॉइंट का डिस्टेंस है, इनका जो रेशियो होता है दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। तो 20/5 दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 35। तो जो फोर्स है इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है ओरिजिन पर, एंड मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, तो पी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है ओरिजिन पर, और इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो आप जो रेडियस वेक्टर बनाओगे वो होगा फ्रॉम P to O, ठीक है। तो P to O वेक्टर लिखेंगे, दैट मीन्स O का कोऑर्डिनेट माइनस P का कोऑर्डिनेट, ये आपको पोजीशन वेक्टर हुआ, एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे फोर्स से, तो टॉर्क पता चल जाएगा और मोमेंट पता चल जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें देख लो इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर सपोर्ट लगा हुआ है, और टॉर्क वगैरह बैलेंस करा देंगे। O पॉइंट के बाद टॉर्क लिख देंगे, तो जो N2 का टॉर्क होना चाहिए ये कैंसिल करना चाहिए। N2 का टॉर्क आपका आना चाहिए R×F, तो ये आ रहा है बाहर की तरफ, और mg का और ये जो एक्स्ट्रा लोड रखा गया इसका, इन दोनों का टॉर्क आ रहा है इनटू द बोर्ड। तो इन दोनों टॉर्क को बैलेंस करना चाहिए N2 का टॉर्क। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये आपका N2 हो गया, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स इज N1 प्लस N2, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन का नेट फोर्स दैट इज 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे एंड N1 का वैल्यू पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। बोला जा रहा है कि वर्टिकल वॉल जो है दैट इज स्मूथ, एंड जो हॉरिजॉन्टल वॉल है यहाँ पर फ्रिक्शन है। तो ए पॉइंट पर जो भी फ्रिक्शन लगेगा दैट इज फ्रिक्शन, एंड नॉर्मल फोर्स इज N2, एंड यहाँ से बी पॉइंट से स्मूथ वॉल है इसलिए बस केवल N1 फोर्स लगेगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है इसलिए जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा दैट इज N1 के बराबर होना चाहिए। तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख देंगे, mg का टॉर्क एंड N1 का टॉर्क, उसको बैलेंस करेंगे तो N1 पता चल जाएगा, एंड N1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो यहाँ से सॉल्व होगा, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38। चलो क्वेश्चन नंबर 38। तो बोला जा रहा है कि ए पॉइंट के अबाउट उसको बैलेंस किया जा रहा है, और ए पॉइंट जो है वो कहाँ कौन से वाले मार्क पर है, दैट इज 30 सेंटीमीटर, एंड मीटर स्टिक है तो इसका जो पूरा लेंथ होना चाहिए दैट इज 100 सेंटीमीटर। 15 वाले मार्क पर एक यहाँ पर 2 कॉइन रखा गया है, तो यहाँ पर से जो भी फोर्स लगेगा उसका टॉर्क बैलेंस करना चाहिए। ये जो पूरा रॉड है इसके mg का टॉर्क, इन दोनों के टॉर्क को ए पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर देंगे तो वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। जो ए वाला पॉइंट ये 30 सेंटीमीटर पर है और ये 15 सेंटीमीटर पर है, तो जो कॉइन रखा गया है उसका ए पॉइंट से डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर, और ये सेंटर ऑफ मास है 50 सेंटीमीटर मार्क पर होगा, तो दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर मिलेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो अगर कोई भी एक रिंग है और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर फोर्स लगाते हैं तो ये हमेशा प्योर रोलिंग करेगा ना, यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह हमेशा रिक्वायर्ड 0 होगा, चाहे सरफेस स्मूथ हो चाहे सरफेस रफ हो। रफ सरफेस रहेगा तो भी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज 0, एंड स्मूथ है तो भी तो फ्रिक्शन 0 ही होगा। और यहाँ पर सरफेस चाहे जैसा भी हो, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमेशा रोल करेगा, ठीक है, और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज 0। तो सेंटर ऑफ मास का जो भी लीनियर एक्सेलरेशन होगा दैट इज मास फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। जैसे हम लोग पावर लिखते हैं तो फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखते हैं ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज F.V। ऐसे अगर टॉर्क है तो टॉर्क को हम लोग लिखते हैं टॉर्क इंटू टॉर्क डॉट दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
तो यहाँ पर आपको ओमेगा गिवन है एंड टॉर्क गिवन है, तो जो भी पावर सप्लाई हो रहा होगा ये हो गया। एंड जो मोटर है, जो मोटर है उसको कितना पावर मिल रहा है, जो भी इंजन का एफिशिएंसी इज 80%। तो जो भी इंजन है दैट इज उसका पावर, उसका 80% इज ये जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें फॉर्मूला है, आप इसको पुट करो और बढ़िया से इसको सॉल्व करो, तो आपका ये सेकेंड वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सॉलिड सिलेंडर, ओमेगा दिया हुआ है एंड रेडियस दिया हुआ है और पूछा जा रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम इज आई इनटू ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो बाद में जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है दैट इज 1/4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 1/4 हो गया तो बाद में एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम्स, तो इसमें 60 × 4, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो पहले आपका एंगुलर मोमेंटम इसका इतना है और दूसरे का इतना है, दोनों को जोड़ देंगे एंड बाद में जब एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क आएगा तो उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज 2i इंटू एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाद का एंगुलर वेलोसिटी पता चल गया एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बाद का जो भी काइनेटिक एनर्जी हुआ माइनस जो भी पहले का काइनेटिक एनर्जी था। इसको सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव मतलब कि एनर्जी का लॉस हुआ होगा, कुछ फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा। क्वेश्चन नंबर 45, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ सिंगल पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो किसी एक पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो चेंज नहीं करेगा। आप इसको देख सकते हो, सपोज करो कि इस लाइन पर पार्टिकल मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपना चेंज नहीं करेगा, तो m × v का वैल्यू चेंज नहीं होगा एंड यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो m v × r परपेंडिकुलर, हम लोग लिखते हैं r × p, उसको डिराइव करोगे तो आएगा m v r परपेंडिकुलर, तो ये चेंज नहीं करेगा। मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। बोला जा रहा है कि जो नेट टॉर्क होगा ड्यू टू अ कपल, कपल मतलब हो गया है कि दो फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो उनका जो टॉर्क होगा नेट टॉर्क, ये किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है, वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, और किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं इस बात पर नहीं डिपेंड करेगा, हमेशा उतना ही आएगा। देख लो थर्ड वाला ऑप्शन भी आपका सही है एंड फोर्थ वाला ऑप्शन भी सही है, हाँ ठीक है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इस शेप का है, उसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है ताकि जी का वैल्यू अगर वेरी ना करे, तो जो mg फोर्स होगा जिस पॉइंट पर हम लोग कंसंट्रेटेड मानेंगे दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड जो बॉडी होगा उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू।